कहते हैं इंसान का नशे का आदी होना तो बहुत आसान है, लेकिन उस दलदल से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं पर मुश्किल। किसी भी नशे के रोगी को अगर आप उस दलदल से बाहर निकालना चाहते हैं तो केवल मेडिसिन काम नहीं करती, बल्कि उसके व्यवहार को, उसकी प्रॉब्लम्स को जानना अति आवश्यक हो जाता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं रायकोट हॉस्पिटल, पंजाब गवर्नमेंट अप्रूव्ड, ठाठ रोड, बैक साइड बस स्टैंड, रायकोट। हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर साहब ने बताया कि नशे के रोगियों को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए उनके स्ट्रेस, उनकी प्रॉब्लम्स को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जब हम इस चीज़ को जान लेते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देते हैं तो इन नशे के रोगियों को मेडिसिन और काउंसलिंग के द्वारा इन्हें ठीक किया जा सकता है। नशे के रोगी दूर दूर से यहाँ आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं और इस नशे की दलदल से बाहर निकल पाते हैं। आइए चलते हैं रायकोट अस्पताल, रायकोट हॉस्पिटल जो नशे के मरीजों के लिए एक वरदान बन चुका है। अब तक हजारों की गिनती में पेशेंट्स जो है इस दलदल से निकलकर अपनी एक नई जिंदगी गुजार रहे हैं। और लोगों के मन में जो भ्रम है कि पता नहीं नशे के जो दवाई हम खाते हैं तो हमें लग जाती है, क्या कहना चाहिए? देखो, नशे की बीमारी को सबसे पहले आपने बीमारी बोला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसको कोई बीमारी समझता नहीं है। देखो, जैसे बुखार के लिए दवाई आती है और हम बुखार की दवाई लेने के बाद बुखार ठीक होता है, वैसे ही ये नशे की सारी बीमारियां अगर दवाई लेने से ठीक होती है तो इनको बीमारी क्यों नहीं मानते। तो सबसे पहले हमारे सोसाइटी में ये स्टिग्मा है, इसको हटाना ज़रूरी है। दूसरी बात, जैसा आपने बताया दवाई की बात, तो दवाई है, इसका मतलब इलाज है, और धीरे धीरे ये दवाइयाँ घटती भी है और बंद भी होती है। लेकिन कुछ केसेस में ये थोड़ा सा लंबा वक्त भी चलती है। जैसे नॉर्मल बात करूँगा तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऐसी कुछ दवाइयाँ होती है जो काफ़ी लंबा चलती है। कुछ बीमारियों की दवाइयाँ कुछ 3 से 6 दिन की चलती है, कुछ महीना 2 महीने की चलती है, कुछ दवाइयाँ साल 2 साल चलती है। तो वैसे ये नशे वाली प्रॉब्लम जो है ये काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम होने के बाद में इसका ट्रीटमेंट लंबा हो जाता है। अगर नशे का ड्यूरेशन आपका कम है, मतलब कुछ महीनों से या कुछ साल से कर रहे हो आप, 1-2 साल 3 साल से, तो फिर ये ट्रीटमेंट बहुत जल्दी बंद होती है। लेकिन आपका 10-15-20 साल से अगर नशा चल रहा है तो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली 2 या 3 साल तो चलनी ही चाहिए। तो कोशिश तो हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द दवाई को घटा के पेशेंट को ठीक करके दवाई भी बंद हो जाए। बट कुछ केसेस में थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट हो जाता है कई बार। डॉक्टर, जैसे हम देखते हैं कि आप जब पेशेंट के साथ आप इस मूड में जाते हैं, उसको लेकर जाते हैं, वो बड़ा दुखी आता है पेशेंट जब आप उनसे बात करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं, जो उसने किसी ने नहीं समझी होती, उसकी प्रॉब्लम किसी ने उसकी बात नहीं सुनी होती, वो अपनी दुनिया में होता है। पेरेंट्स जो है या जो भी उनके सराउंडिंग्स हैं वो अपनी दुनिया में होते हैं। लेकिन जब आपसे बात करता है उसको रिलैक्सेशन मिलता है, आप बताते हो कि कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, हम लोग आपकी सारी प्रॉब्लम समझते हैं, हम लोग डीपली आपके साथ हैं, और काउंसलिंग और साथ में मेडिसिन, तो ये दोनों जब चीज़ें मिल जाती हैं, अब पेरेंट्स को भी गाइड करते हो कि भाई आप इनको प्यार करना है, ये एक बीमारी है। जैसे आपने अभी बोला कि ये बहुत बढ़िया बात कही कि बीमारी है, क्योंकि हम शुगर की, जैसे आपने बोला बीपी की बीमारी है, तो ये भी बीमारी है। जब एक बार बंदा लत पड़ जाती है तो बंदा इसके दबाव में आ जाता है, वो खुद नहीं चाहता, लेकिन इसका दबाव इतना होता है कि वो कहती है कि नहीं लेकर आ मेरे, वो कीटाणु मांगते हैं कि हमें मेडिसिन चाहिए। देखो, क्या है ना कि जैसे आपने जो पूछा अभी कि पेशेंट आपके पास दुखी होके आता है, तो आदमी दुखी होने के एक बेसिक कारण होते हैं कि आप जो उम्मीद लगाते हो वो उम्मीद पूरी नहीं होती, तब आप दुखी होते हो। अब आप उम्मीद लगा लो पैसे की, उतने पैसे नहीं मिले, मैं दुखी हो जाऊंगा। अगर मुझे खाने में अगर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा खानी है वो नहीं मिलेगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। वैसी ही चीज़ होती है पेशेंट की उम्मीद। पेशेंट उम्मीद लगाता है कि मुझे मेरे घर वाले समझे, घर वाले नहीं समझते, आस पड़ोस वाले समझे, वो नहीं समझते, गांव में के कुछ लोग समझ लें, वो नहीं समझते। उस कारण की वजह से वो दुखी होता है। जब हमारे पास आता है तो हम उसकी वही उम्मीद को फिर से जगाते हैं कि जो तुमको कोई सुन नहीं रहा है वो हम सुनने बैठे हैं। लेकिन
उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि आपको नशा छोड़ना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लगातार करनी पड़ेगी, हमारे पास आना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका नशा छूटता है वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होता है, आपका फाइनेंशियल लेवल भी बिल्ड होता है, और उसके वजह से जो आपको कॉन्फिडेंस आता है, उस कॉन्फिडेंस के वजह से फिर आपको फिर परिवार में और उस समाज में और उस गांव में या आपके लोकेलिटी में फिर से वो पोजीशन आप हासिल करना शुरू करते हो। नशे के वजह से आपके पास जो उम्मीद खोते जाती है, ट्रीटमेंट की वजह से वो उम्मीद आपके पास फिर से आती है, वो कॉन्फिडेंस फिर से आता है। उस वजह से पेशेंट फिर से नॉर्मलाइज होता है, या हम कहें कि एक नॉर्मल सभ्य समाज के अंदर फिर से आना शुरू हो जाता है। तो बस हम उतना ही काम करते हैं। दवाइयाँ मदद करती है उसको ठीक करने में, लेकिन सबसे पहले होता है कि उसका अंदरूनी इच्छा और उम्मीद को जगाना। तो हम उस चीज़ पे ज़्यादा काम करते हैं। दवाइयाँ डेफिनेटली एक मेजर रोल है दवाइयों का, बट दवाइयों से ज़्यादा बड़ा रोल है कि वो दवाइयाँ लेने के लिए उसको मोटिवेशन कहाँ से है। तो वो मोटिवेशन दिलाने का काम हम करते हैं, फिर वो दवाई लेने के लिए अपने आप राज़ी हो जाता है और इस दलदल में से निकलने की कोशिश भी करता है और निकल भी जाता है। गिरीश जी, क्या कहना चाहेंगे कि आप लंबे समय से ये सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ चाइल्ड साइकियाट्री जो भी छोटे बच्चे हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, यहाँ मदर्स आती हैं जो आप देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जो डिप्रेशन आता है उनके डिप्रेशन के लिए, तो ये एक मेंटल हॉस्पिटल है। ये केवल हम एक ये जो सेंटर चला रहे हैं वो सेवा में हर बंदा जो भी स्कैट्री के बीमारी से ग्रस्त है, चाहे वो माइनर डिप्रेशन है, चाहे वो आगे जाकर कोई बड़ी बीमारी इससे बन जाती है, चाहे आप वैसे एंग्जाइटी में है, तो ये सभी चीज़ों का हल जो है एक ही छत के नीचे मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास काउंसलर्स, डॉक्टर्स, पूरी टीम है जो सेवा करती है। एक्चुअली ऐसा है ना कि आपने जो बात कही बच्चों की, और जो प्रेग्नेंट औरतों के बाद में जो डिप्रेशन आता है या एंग्जाइटी या कोई भी मानसिक बीमारी होती है, उसके सारे लक्षण हम हर बारी पेशेंट्स को जितने आते हैं उनको भी बताते हैं, और जो जैसे बिल बोर्ड बनाने हैं और वो उसके ऊपर भी हम ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रखते हैं। बट हमारा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हमारे सोसाइटी में अवेयरनेस कम है कि इस चीज़ के लिए हमने किसी से मिलना है, डॉक्टर को दिखाना है, इसकी ट्रीटमेंट होती है और हमने ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो ये एक अवेयरनेस का थोड़ा सा कहीं कमी हो जाता है। और बच्चों के बारे में मैं बात करूँगा तो बच्चों के ऊपर ध्यान देने की शुरुआत मुझे लगता है कि क्लास टीचर और क्लासरूम से होनी चाहिए। तो क्लास टीचर क्लासरूम्स के लेवल पे अगर बच्चे की परेशानियाँ पेरेंट्स, जब पेरेंट टीचर मीटिंग हर महीने जाते हैं तो वहाँ पे टीचर्स के साथ जब पेरेंट्स बैठते हैं तो उन्होंने ये बातें करनी है कि हमारा बच्चा किस चीज़ में कम पढ़ रहा है और हमारे बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। टीचर तो जो अपना काम है वो कर ही रहे, बट पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स हम हमारे बच्चे के लिए उतना काम कर रहे हैं क्या, और हमने हमारे टीचर्स को ये पूछा क्या कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर सकता हूँ, और वहाँ से फीडबैक मिलेगा पेरेंट्स को कि मेरे बच्चे में क्या दिक्कत है। और वो अगर मानसिक बीमारी जैसा कोई लक्षण लगता है, जैसे बच्चा बहुत उछल कूद करता है, पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं है, या पढ़ाई के अक्षर उसको समझ में नहीं आ रहे, या कहीं उतना तेज़ नहीं लग रहा है जितना बाकी बच्चे तेज़ है, तो ऐसे वक्त हम हमारे पास आके उस बच्चे का इवैल्यूएशन करवा के उसमें हम क्या दिक्कतें हैं वो इवैल्यूएट करके उसका ट्रीटमेंट या गाइडेंस या काउंसलिंग अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। डिपेंडिंग आपका मतलब प्रेफरेंस क्या है, आप दवाइयाँ लेना चाहते हैं या काउंसलिंग से ठीक करवाना चाहते हैं। बट ये सब कब होगा, जब आपको पहले प्रॉब्लम पता चलेगा कि मेरे बच्चे में प्रॉब्लम क्या है, और आपके बच्चे में प्रॉब्लम क्या है ये आपको उसका स्कूल एनवायरनमेंट ज़्यादा बता पाएगा रादर देन घर, क्योंकि घर पे उसको चलो एक जगह प्रॉब्लम आ गई तो इमीडिएटली वो शिफ्ट कर लेगा कि चलो मैं माँ पापा के साथ प्रॉब्लम है तो दादा दादी के साथ रह लूँगा, दादा दादी के साथ प्रॉब्लम है तो मैं अपने बहन भाइयों के साथ खेल लूँगा, या कॉलोनी में जो बच्चे हैं उनके साथ खेल लूँगा। पर स्कूल ये ऐसी जगह है जहाँ पे एक ही आदमी का उसके ऊपर कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए नज़र होता है। तो टीचर्स आर मोर मैं कहूँगा कि रिलायबल और ऑब्जर्वेंट के बच्चे के बारे में आपको डिटेल जानकारी वो देंगे। बची बात आपने जो औरतों के मानसिक सेहत की बात की ना, तो इसके अंदर है ना मेनली जो मुझे लगता है औरतों के स्वास्थ्य के बारे में, तो वो खुलती नहीं है, ओपन अप नहीं होती है। उसका कारण उनको ऐसा लगता है कि अरे मेरे बीमारी के ऊपर खर्चा करेंगे, वक्त डालेंगे तो घर का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। लेकिन मेन चीज़ ये है ना कि अगर वो फाइनेंशियल कंडीशंस का उसके बारे में सोचते रहेंगे और
आपका जो फैमिली फाइनेंसेस बिगड़ेंगे, उससे इम्पॉर्टेंट है कि आप ट्रीटमेंट कर लो जल्दी, या काउंसलिंग कर लो, या आप ओपन अप हो जाओ। तो आपका क्या होगा, उस बीमारी में जो 6, 7, 8 महीना आप या सालों से आप झेल रही हो उस चीज़ को, वो शायद महीना, 2 महीने, 3 महीने में ठीक हो जाए, और बची हुई ज़िंदगी एक क्वालिटी ज़िंदगी आप भी जियोगी, और आप वो क्वालिटी ज़िंदगी अपने परिवार को भी दोगी। तो इस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही है या मुझे जो प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो मैंने ओपन अप होने से मेरे फैमिली पे बर्डन पड़ेगा। एक्चुअली आप अपने फैमिली को और ख़ुद को ही हेल्प कर रही हो, इसको ओपन अप करके, इस मैटर्स को आप डॉक्टर से डिस्कस करके और बता के। नशा जैसे आप एक शील्डिंग इफेक्ट बना देते हैं, जब भी पेशेंट जो भी आपके साथ जुड़ते हैं, जो नशा छोड़ जाते हैं, उसके बाद भी आप उनके साथ इन टच रहते हैं, वो भी आपके साथ इन टच रहते हैं, और आप एक बार और ऐसा बना देते हैं कि उनको, क्योंकि उन्होंने वही एटमॉस्फेयर में फिर बाद में जाना होता है, वही फ्रेंड्स मिलने होते हैं, वही एटमॉस्फेयर, वही घर, वही लोग मिलने वाले में जो उनको डिग्रेड करने वाले लोग मिलते हैं। तो आप एक ऐसा शील्डिंग इफेक्ट उसके पास बना देते हैं कि वो कोई भी तीर बजे और वो पीछे निकल जाए। आप उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा देते हैं, और यही कारण है कि आप यही बोलते हो कि जो कि नशा छोड़ भी जाता है, तो भी आपने हमें हमारे साथ इन टच रहना है जब तक आप बिल्कुल एक सॉलिड फ्लाद की तरह ना हो जाए। क्या होता है ना, जब पेशेंट हमारे पास रिपीटेडली आता है, तो उसकी काउंसलिंग्स में एक मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी होता है, और दूसरा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है। तो मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया कि उसका मोटिवेशन हमने बनाना, उम्मीद बनानी है। अब मैं आपको समझाऊंगा CBT, जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में कॉग्निशन मतलब होती है आपकी सोच, और फिर बिहेवियर और उसका थेरेपी। तो आपकी कॉग्निशंस गलत होते हैं, इसलिए आपका बिहेवियर गलत होता है। अब हमने आपके कॉग्निशंस मतलब आपकी सोच को ठीक करना है। सोच को ठीक करने के बाद आपका बिहेवियर अपने आप ठीक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई मुझे नशे के लिए बोल रहा है, तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर उसको मना करूंगा तो मेरी शायद दोस्ती यारी टूट जाएगी, है ना। तो हम उसी सोच को पेशेंट के इस तरीके से बनाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो दोस्ती आपने रखनी है कि नहीं रखनी है, बट आपने आपके प्रेफरेंसेस पहले, मतलब आपकी जो सोच है उसको आपने डिसाइड करना है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम कॉग्निशन ठीक करते हैं, और उस हिसाब से उसको बिहेवियर कैसे करना है वो सिखाते हैं। सामने वाले को ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही मना करना है, सामने वाले को प्यार से भी मना कर सकते हो कि नहीं मुझे नशा नहीं करना है, या फिर आपने कोई ऐसी चीज़ बतानी है जिसके सामने वो नशे वाला आपको फोर्स करने से ही मना कर दे कि चलो नहीं करूँगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं तो गुरुघर जा रहा हूँ, गुरुद्वारा जा रहा हूँ, या मैं अपने बच्चों को लेके गार्डन जा रहा हूँ, या नहीं आज तो फैमिली टाइम है, तो ऐसी कोई रीजंस देनी है कि अपने आप वो नशे वाला उसको मना कर दे। तो ये हो गया उसका बिहेवियर। पहले तो हमने उसकी सोच बदली, और बिहेवियर में अब मैंने बोला अगर आपने बोल ही दिया है गुरुघर जा रहा हूँ या बच्चों के साथ जा रहा हूँ या फैमिली टाइम है, तो अब उसको आप बिहेवियर में लाओ। आप जाओ गुरुघर 2 वक्त, या फिर आप बच्चों के साथ खेलो, बच्चों के साथ वक्त बिताओ, उनकी पढ़ाई लो, नहीं तो फैमिली टाइम स्पेंड करो। 1 घंटे के लिए वाइफ और आज आप पूरा फैमिली बन के एक साथ कहीं ना कहीं घूमने चले जाओ। नहीं घूमने जा सकते तो घर के अंदर एक फैमिली टाइम स्पेंड कर लो। आजकल मतलब सिंपल एक खाने की बात ले लो आप, अगर खाने के टेबल पे हम अलग अलग बैठते हैं तो हम में वो कम्युनिकेशन नहीं होता कि घर में क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, या क्या अच्छी चीज़ हुई है। तो मैंने वो कोशिश किया है कि फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए हमेशा गाड़ी निकाल के बाहर जाओ, खर्चा करो, वो नहीं होता है। घर में बैठ के आप सिर्फ ठहरा लो कि 2 में से 1 वक्त का खाना मैं इकट्ठा खा लूँगा सबके साथ, वो भी फैमिली टाइम है। और स्पेसिफिकली मैं कोशिश ये करता हूँ कि ये जनरली शाम का टाइम होता है जब पब्लिक नशे की तरफ ज़्यादा झुकता है, तो मैं चाहता हूँ कि शाम के टाइम में ही आपका जो भी पॉजिटिव एक्टिविटी है उसको इनकॉर्पोरेट करो आपके डेली रूटीन में। गुरुघर जाना है उसी वक्त में निकलो जिस वक्त आपको तलब हो रही है, उसी वक्त निकलो। बाहर बच्चों के साथ जब आपको लग रहा है कि मैंने नशा करना है, बच्चों के साथ रहोगे तो ऑब्वियसली आप नशा नहीं करोगे, गुरुघर जाओगे तो ऑब्वियसली वो थॉट्स नहीं आएंगे, या फैमिली के साथ बैठोगे साथ में तो भी वो ऑब्वियसली थॉट्स नहीं आएंगे। आपको हेल्प होगा उस थॉट्स में से बाहर निकलने के लिए। तो आपकी सोच बदल रहे, साथ में आपका बिहेवियर बदल रहा है। सो दिस काइंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, ये शील्डिंग इफेक्ट लेके उसको हम बाहर भेजते हैं। लेकिन ये इफेक्ट एक बारी से नहीं आता है, हमको ये हैमरिंग बार बार करनी पड़ती है, इसलिए पेशेंट को बार बार बुलाना पड़ता है। और वो जब बार बार आके उसकी आदत बन जाती है वो, फिर हम उसको बोलते हैं कि अब नाउ यू आर ओके, अब हमारे सपोर्ट की आपको ज़रूरत नहीं। अगर लगता है सपोर्ट, आप एनी टाइम वी आर वेलकम, लाइक हमारे दरवाजे खुले, आप एनी टाइम आओ, बात करो कहाँ दिक्कत आ रही है। अदरवाइज यू आर फ्री टू फ्लाई, नाउ यू आर रेडी टू फ्लाई।
ये हमारा उसको कहना होता है। सर आपने हमारे दर्शकों को अवेयर किया और हम आभारी हैं आपके, आपने हमें समय दिया। इतना ज़्यादा पेशेंट है उसके बावजूद आपने हमें समय दिया। आपका हमें समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को अवेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रायकोट हॉस्पिटल जो सेवा कर रहा है, भगवान और शक्ति दे डॉक्टर साहब आपको, आपकी टीम को, और ये ऐसी तरक्की करे। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू।